जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आज, जो इसमें टोटल वही है जो कि मैंने आपको पढ़ाया। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 से क्या हो गया इसको लेकर 100 तक, जिसने पढ़ा होगा वो कंप्लीट इसका आंसर दे देगा। 1 to आर्टिकल 100 तक, ठीक है। वो मतलब उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे जितने भी आर्टिकल हैं सब इसमें कवर हो जाएगा आपका। जिसने ये पढ़ाया गया वो 100% आंसर देगा। और अगर आपके 100% आंसर इसमें आते हैं तो ही आप कह सकते हो कि हाँ आपने ठीक से पढ़ा है। 100% रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए? तो कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7वां, ठीक है। 7th अमेंडमेंट किया गया था संविधान में। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो कौन सा था? फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग की सिफारिश पर उसने ही अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 को। तो कितने राज्य? 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये माइक थोड़ा सेट नहीं हो रहा, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? देखो इससे ना 2 आपको अमेंडमेंट याद रखने पड़ेंगे। एक तो है 35 और 36। 35 अमेंडमेंट हुआ तो सिक्किम को बना दिया गया शह राज्य का दर्जा मिला। और 36वां संविधान संशोधन यानी कि इसका आंसर तो कह रहा है विधिवत पूर्ण राज्य बनाया गया, तो इसका आंसर क्या है? सी। कब हुआ था? 1975 में। 1975 को सिक्किम एक अलग से पूरा कंट्री था, भारत में मिला लिया गया था, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन भी यही है, इनमें से कौन सही है? बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। ये कह रहा है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये पूछ रहा है सही कौन सा है। दूसरा कह रहा है एसके धर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु, मतलब राज्यों की पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार होगा, यहाँ पे प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी। 2 हो गए और इसके ऑप्शन आगे देखते हैं। इसके बाकी के ऑप्शन इसमें नहीं है क्या? हाँ, तीसरा ऑप्शन इसका ये है, जेवीपी समिति राज्य पुनर्गठन में भाषाई आधार पर पक्ष में नहीं थी। यानी कि 3 कमेटी थी, आपको याद होगी। तो फजल अली आयोग बना था, एक एसके धर कमेटी बनी थी और एक जेवीपी कमेटी बनी थी। तो जेवीपी कमेटी और एसके धर कमेटी इन्होंने तो मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम नहीं कर सकते। लेकिन जब फजल अली आयोग बना, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था यही तो कह रहा था, ये वाला, इसने तो बनाए थे 35 राज्य। कहाँ गए वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो पहला क्वेश्चन था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किसने बनाई? फजल अली आयोग ने। तो फजल अली आयोग ने तो वरीयता दी भाषा के आधार पर, लेकिन एसके धर ने मना किया, जेवीपी ने मना किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन नंबर 2 ये भी ठीक है, ऑप्शन 3 वाला भी ठीक था, जेवीपी ने भी मना कर दिया था। दूसरा ये ऑप्शन क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यही है कि कोई अलग नहीं हो सकता, तो ये भी ठीक है। यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? सी। आंसर सी, क्लियर। 4th क्वेश्चन कह रहा है भारत से बर्मा यानी कि म्यांमार, बर्मा का नाम क्या हो गया? म्यांमार को कब अलग किया गया? कब अलग किया गया? 1935 में। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसको संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो उसके तहत क्या हुआ, उन्होंने कहा दिया कि बर्मा को यानी कि म्यांमार को अलग कर दिया जाएगा। अगर इस ऑप्शन में 1936 होता तो टिक आप करते 1936 को, क्योंकि फाइनली अलग हुआ था 1936 में। भाई एक पूरी कंट्री को अलग करें तो लंबा प्रोसेस है, टाइम तो लगता ही है। तो ये प्रूफ कब हो गया था, यानी कि कह सकते हैं कि नोटिस कब जारी हो गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन फाइनली वो अलग कब हुआ था? 1936 में, क्लियर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन कहता है भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा है, कौन सी है? देखो मैकमोहन रेखा का सबको पता है, भारत और चीन के बीच में है। डूरंड भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो इसका आंसर क्या है? 0 लाइन। आंसर क्या है? 0 लाइन, क्लियर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, भारत को संघ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। संघ यानी कि यूनियन बनाने में, तो यूनियन बनाने में आपको याद है सबसे मेन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनके साथियों में आता है एक तो वीपी मेनन और दूसरे माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी तो सभी की थी, तो अगर ऑप्शन ये है सी है तो यानी कि दोनों लगा देंगे, है ना। दोनों के लिए भी ऑप्शन है। अगर इनमें से एक नहीं होते, माउंटबेटन नहीं होते, सरदार पटेल कोई एक होता तो हम उसी पे टिक करते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है दोनों का तो दोनों पे टिक कर देंगे। तो आंसर सी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तीसरे कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन इन्होंने तो जो 552 देसी रियासतें थी उनको एक साथ जोड़ के संघ बनाया था, एक यूनियन बनाया। जूनागढ़ रियासत को किसके द्वारा भारत में मिलाया गया था? भाई तीन तो थी, एक तो जूनागढ़, एक कश्मीर और एक हैदराबाद। इन तीनों को ही जद्दोजहद करनी पड़ी थी भारत में मिलाने के लिए। तो जूनागढ़ को किसके लिए कैसे मिलाया था? जूनागढ़ को मिलाया था जनमत संग्रह करा के, यानी कि वहाँ की जो जनता थी उनसे बोला गया कि आप वहाँ एक तरह से आप वोटिंग से समझ सकते हो कि वोटिंग कराई थी कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने भारत को प्रीफर किया तो इसलिए उनको भारत में मिला लिया गया, जूनागढ़ रियासत को। अगर बात करें पोलो की, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? हैदराबाद के लिए। हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया दिया गया था। विलय पत्र था कश्मीर को मिलाने के लिए, विलय पत्र पर साइन, ठीक है, 24 अक्टूबर 1947 को। क्लियर? आर्टिकल 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राज्य बी में कौन से राज्य शामिल थे? भाई राज्य 4 थे ना, ए बी सी डी, स्टार्टिंग में ए बी सी डी। तो ए में क्या था? ए में था जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, बी में था प्रिंसली स्टेट, सी में थे कमिश्नरी स्टेट और डी में था यूनियन टेरिटरी। तो ये सारे रिवाइज हो गए। अभी पूछ रहा है बी में, तो बी में क्या था? प्रिंसली स्टेट। इसका आंसर आगे होगा। ठीक, अब हमारी 4-5 दिन से क्लास नहीं हुई है तो बच्चों ने चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, तो ऐसा मत करिए। सपोर्ट नहीं करे तो एटलीस्ट ऐसा तो ना करिए, ठीक है। तो फिर से सब्सक्राइब कर देना, ये ठीक है ना। तो प्रिंसली स्टेट यानी कि बी में क्या था? प्रिंसली स्टेट था। अब देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। राज्य बी में क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे। ये क्वेश्चन पेपर जो भी था ये सेट ना मैंने खुद बनाया है, अपने जो मैंने पढ़ाया उसी में से लेकर, तो ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। एक होता ना कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसलिए मैंने इजी रखी है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन है सब। ये कह रहा है किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कानूनी मान्यता प्रदान की? वही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी का रिपीटेशन है। उसमें तो पूछा गया था कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, मैंने तभी इसका आंसर वहाँ बता दिया। किसने किया था? फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग 1953 में, और 1956 में इसने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट दी थी, जिससे 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है ना। इन्होंने तो मना कर दिया था, एस के धन ने मना कर दिया था, जेवीपी ने मना कर दिया था। क्वेश्चन है पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू राज्य का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो किसकी सिफारिश? अच्छा ये थोड़ा हो सकता है कम दिख रहा हो, इसको बड़ा कर देती हूँ, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है, तो हो गया। देखो ये कह रहा है जो पेप्सू है, पेप्सू राज्य का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? शाह आयोग की सिफारिश पर। भाई एस के धर किससे रिलेटेड है? ये भी राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला 1948 में बना था ये कमेटी, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य इनकी सिफारिश पर हुआ था। पील आयोग आप पढ़ोगे, आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। पील आयोग जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके लिए पील आयोग बिठाया गया था, उसकी जांच के लिए, है ना। ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, पील आयोग। तो क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आयोग। ठीक, इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन आपको लगेगा हलवा, बहुत इजी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा। इसका आंसर आप, चलो बता देती हूँ आंसर क्या है इसका। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि कई बार चेंजेस हो गए। स्टार्टिंग में क्या था? 29 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो कश्मीर था, कश्मीर को हटा दिया,
कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो कितने हो गए? 9 हो गए। 29 नहीं, यहाँ पे 7 थे, क्योंकि 10 हो जाएंगे ना अब, ऐसे तो 7 थे। अब ये 9 कैसे हुई? क्योंकि कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना और कश्मीर के साथ लद्दाख को भी बनाया यूनियन टेरिटरी, तो एक राज्य कम हो गया। तो राज्य कितने हो गए हमारे पास? 28 हो गए और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। लेकिन इसके बाद एक और किया गया, जो दमन और दीप, दादर और नागर हवेली 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, उनको एक बंदा भी उनको कवर कर सकता है, यानी कि कोई एक जो गवर्नर बनते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस वजह से उसको मर्ज कर दिया, एक बना दिया। तो वापस से ये कितना हो गया? 28 तो स्टेट होगी और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरीके से है। तो अभी हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत में नागरिकता किस देश से ली गई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। किस देश से ली गई नागरिकता? ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है भाई? हमारे राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से है। ऑस्ट्रेलिया से आप पढ़ोगे कि संवर्ती सूची, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, है ना। और जो कनाडा से लिया गया है वो क्या कहते हैं उसको? संघ, संघ का जो एक तरह से संघ जो होता है ना, एक मैं समझा नहीं पा रही हूँ, यानी कि ऐसे याद कर लो, जो संघ का है ना, संघ, संघ का नियम कानून, इस तरह से कह सकते हो, वो किससे लिया गया है? वो भी कनाडा से लिया गया है। क्लियर? तो आंसर इसका क्या है? ब्रिटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किस आर्टिकल में परमिट रूल 1948 के तहत नागरिकता दी जाती है? परमिट रूल 1948 के तहत नागरिकता दी जाती है, किस आर्टिकल के तहत? देखो, मैं जो ये बता रही हूँ, मैं इसलिए टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करी कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी आंसर बता रही हूँ। लेकिन आपको ना अपना देखना है, आप कितने आंसर आप ठीक कर पाते हो, कितने आपने सच में सही जवाब दिए हैं, तो वो कमेंट करके बताना है, क्योंकि सारी टोटली वही जो मैंने पढ़ाया है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए। क्लियर? तो किस आर्टिकल में परमिट रूल 1948 के तहत नागरिकता दी जाती है? देखो, नागरिकता हमारी 5 से लेकर 11, भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 में क्या है कि जो लोग भारत में होंगे संविधान बनने के टाइम पर उन्हें नागरिकता दे देंगे। 6 में है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 7 में क्या था? 7 में था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जाने के बाद फिर वो भारत आए, तो अगर वो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक परमिट लेकर आना पड़ेगा, मतलब यानी कि वहाँ से लिखवा के लेकर आना कि हम परमानेंट के लिए इंडिया में रहेंगे। फिर उनको 6 महीने बाद भारत में रखा जाएगा, उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि परमिट रूल के तहत नागरिकता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 7 में। ठीक, आर्टिकल 7। आगे चले। देखो, नागरिकता अधिनियम के आधार पर क्वेश्चन कह रहा है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 मैंने आपको पढ़ाया था, नागरिकता अधिनियम के आधार पर कितनी प्रकार की नागरिकता दी जाती है? कितनी प्रकार की नागरिकता थी भाई? वंश के, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, अर्जित भूमि, है ना, इस तरह की 5 नागरिकता थी। तो 5 आंसर इसका क्या है? 5 तरीके से नागरिकता दे दी जाती है। आर्टिकल 15, सॉरी आर्टिकल ही दिमाग में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एनआरसी के तहत किस देश से आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है? देखो, एक तो था सीए और एनआरसी पे काफ़ी सारा बवाल हुआ था। तो एनआरसी जो था, एनआरसी के तहत नागरिकता दी जाती थी जो लोग बांग्लादेश से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि जो केस था ये इसलिए था, देखो जब 1971 में क्या हुआ, 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भागकर वो इंडिया में आ गए। और बांग्लादेश के पास जो स्टेट पड़ता है कौन सा है? असम है। तो बहुत सारे लोग असम के लिए असम में आ गए, वहाँ पर रहने लगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं, है ना, उन्हें तब के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे।
तो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिट? बांग्लादेश के लिए। तभी तो उस पर वो चल रहे थे जॉक 24 अक्टूबर 1971 से पहले। सोचो इतने पुराना कोई डॉक्यूमेंट हो आपके पास। फिर इसमें कई सारी लिस्ट थी, 2 लिस्ट थी इसमें 20-20 डॉक्यूमेंट्स थे। इनमें से कुछ भी दिखा दो, मकान का बिल दिखा दो, कोई आधार कार्ड तो उस टाइम पे था नहीं, आधार कार्ड तो अभी स्टार्ट हुए हैं, कोई अपना कुछ भी आईडी प्रूफ दिखा दो तो आप भारत के माने जाओगे। ठीक, तो इसी पे जोक वगैरह चल रहे थे कि वो कागज़ बकरा खा गया, बकरा कब्बा खा गए, वो याद हो गया आपको? वो इसीलिए थे कि इतने पुराने तो किसी के पास होंगे नहीं। तो किसके लिए थे? बांग्लादेश के लिए था। ठीक है ना? 24 अक्टूबर लिख दिया मैं, शायद 24 मार्च था वो, मैं मार्च बोल रही थी, 24 मार्च था। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस आर्टिकल को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। अब आप ये आर्टिकल सोचो, आर्टिकल ही है क्या क्या? किस आर्टिकल को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है? कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं? देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा कहता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, जिसमें 3 बातें हैं, है ना? कि गिरफ्तार जो अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण है उसमें 3 चीज़ें हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, लाइफ एंड लिबर्टी वाला। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये ही ऐसे हैं कि जो किसी भी कोई भी इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप इनको नहीं रोक सकते, वरना सारे मौलिक अधिकार आपके धरे के धरे रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमें घूमने का अधिकार है, तो ऐसे तो ना आप देश में हमारी इमरजेंसी हम सभी घूमने चल रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। यही आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी इमरजेंसी में नहीं हट सकते। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। भाई इसमें क्या है? आर्टिकल 20 में अपराधी के लिए दोष सिद्धि, यानी कि एक गलती की एक सज़ा उस टाइम के कानून के हिसाब से दी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी है तो आपको एक गलती के 2-3 बार फांसी पर लटका देंगे? ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वो भी बिल्कुल सही है, जीने का अधिकार तो सभी को है। भाई इमरजेंसी हो या ना हो, जीने का अधिकार तो है। तो दोनों ही आर्टिकल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बी एंड सी बोथ। क्लियर? आगे देखो, ये कह रहा है हो जा बड़ा, देखो किस आर्टिकल के तहत, क्वेश्चन नंबर 17, किस आर्टिकल के तहत अधिक धुआं देने वाले वाहनों का पुलिस चालान काट देती है? किस आर्टिकल? सोचो कितना घुमा के ये क्वेश्चन है, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा आर्टिकल है। आप याद करो कि जो जितने हमारे ऑप्शन है हमारे पास, इनमें है क्या क्या, आप खुद समझ जाओगे। देखो आर्टिकल 19 में तो वो सब है जो मैंने ट्रिक बताई थी, बॉस संग आया बस व्यापार किया, बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, है ना, इस तरह बसने का अधिकार, सभा और संगठन बनाने का अधिकार, वो सब है। तो इसमें तो कोई धुएं से रिलेटेड कोई चीज़ बात है नहीं। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, ये भी उससे अलग हो गया। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है कि आपको गिरफ्तारी से पहला कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, ये सब आर्टिकल 22। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीने का सबको अधिकार है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे दूसरे को परेशानी हो, उसकी हेल्थ के लिए इश्यू हो, है ना, ऐसा काम नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है, जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं देती हैं उनके चालान काट लेते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। क्लियर? तो आर्टिकल 21। अब आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन से निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अभी तक लागू हैं? इनमें से कौन सा ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जो अभी भी लागू होता है? कौन सा है वो? वो है रासुका। भाई ये मीसा, पोटा, टाडा ये तो सब खत्म हो गए, मैंने आपको पढ़ाई भी थे, है ना, ये सब खत्म हो गया। अब कौन है? रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। रासुका सब बहुत खतरनाक कानून होता है, इसमें एनकाउंटर कर देते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भाई ये तो ऊपर हो जाता है, फिर ये मार्क्स रह जाते हैं। इसका आंसर था आर्टिकल 21
इसका था रासुका, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस आर्टिकल के तहत लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता का प्रावधान है। सरकारी नौकरी में समानता किसमें, आर्टिकल 16 ही तो मौलिक अधिकार की स्टार्टिंग तो आपको बिल्कुल मौलिक अधिकार तो आप घोट कर पीजो, बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, कहीं से ही पूछ सकता है। ठीक है, मिस 22 मैंने बता दिया था गिरफ्तारी के लिए है। आर्टिकल 18 किसके लिए है, उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं रख सकते। आर्टिकल 15 क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 कहता है ये लोक निर्वाचन में समानता, ठीक, यानी कि मेल फीमेल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा नहीं हो रहा ये तो, अब हुआ तो इतना बड़ा हो गया। हाँ, क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय अपने से निचली न्यायालय के लिए जारी करती है। यानी कि जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए जारी करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कर सकता है। तो कौन सी ऐसी रिट है, परमादेश यानी कि मैंडेमस है, या उत्प्रेषण है, अधिकार प्रेक्षा है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये मैंने आपको सारी रिट पढ़ाई थी, इसमें एक तो उत्प्रेषण है जो अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए जारी करता है। अधिकार प्रेक्षा वो है जो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है वो अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल करता है, उसके लिए अधिकार प्रेक्षा होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो ये कि आप 24 घंटे के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट अपने सामने पेश करने के लिए कहती है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये मेरा परमादेश है, यानी कि एक वार्निंग की तरह आप काम को ठीक से करो वरना आगे कार्यवाही की जाएगी। तो ये सारे यानी कि कह सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन कह सकते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट के लिए कौन सी है, उत्प्रेषण सर्टियोरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। कौन सा अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, ये मैंने आपको बताए थे, इनको रट लेना। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ये अधिकार मिल सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 है, विधि के यानी कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। तो अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर आएगा तो उसके लिए भी तो कानून वही रहेगा या उसके लिए चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो उस तरीके से ये जो हैं ये वाले सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, क्लियर। तो इसमें से इन सब में से कौन सा आर्टिकल है, 15। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बड़ा ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है। देखो अब आर्टिकल के हिसाब से आपको ये सही करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 का क्या जो है, 21 का क्या उसमें भी यही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको बताऊंगी। 21 का क्या है, मौलिक अधिकार के अंदर है ना। अगर हम 11वां क्या देखें, जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो भी यही बात कहता है। और ये सारे आर्टिकल देखो, ये सब आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंडर आते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में भी है। तो किस में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में, क्लियर, आर्टिकल 45 में है ये। आगे चले, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी है। अब देखो गांधीवादी है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, शायद ही मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ऐसा होता है गांधीवादी से आप सोच सकते हैं कि जैसे जिन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा उनको पता हो गांधी जी की सोच कैसी थी। यानी कि वो चाहते थे कि ग्रामीण एरिया जो मजदूर तबके के लोग हैं या फिर जो गांव से जुड़े हैं, है ना, उनको उनका डेवलपमेंट चाहते थे। तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं हमारे किसमें, नीति निर्देशक तत्व में, वो सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 43 इसका आंसर होगा, क्योंकि 51 में क्या है, 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, है ना, ये तो थोड़ा अलग हो गया। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 में है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण। तो आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी,
यानी कि मजदूर से रिलेटेड हो गया। तो आर्टिकल 43 इसका सही आंसर है। आगे चले। कौन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है यानी कि डिस्कस नहीं हो सकता न्यायालय में। कौन नहीं है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? भाई मौलिक अधिकार तो बिल्कुल है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, मौलिक कर्तव्य नागरिकता का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या कह सकते हो वाद योग्य नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब इम्फोर्सेबल, आप इम्फोर्स नहीं कर सकते कि ये काम करो। जो कि इसमें डीपीएसपी में जो भी कुछ लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इम्फोर्सेबल नहीं है, डिस्कसेबल नहीं है, डिस्कस नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है। क्लियर? ये मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, बहुत डीप, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? वोट डालने का अधिकार, देखो वोट डालने का अधिकार जो है वो आता है राजनीतिक अधिकार है, ना वैधानिक है, ना मौलिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है। वो क्या है? राजनीतिक अधिकार है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा मिला है? मिनी संविधान का दर्जा, मिनी संविधान का दर्जा मिला है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से सबसे मेन चीज़ तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और इससे बहुत सारे जो भी आप डीपीएसपी में जितने भी आपने देखा ना 48 का क्या है, 43 का क्या है, वो सब इसी से जोड़े गए हैं, है ना। तो बहुत सारे इसने प्रावधान किए थे 42 में। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा शामिल है। 55, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस में शामिल है? इनमें से ये तो मैंने अभी बताया आपको, भाई मौलिक अधिकार में है 21 का क्या है? 21 क्या में क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी वो क्या करे, 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे, यानी ये कंपलसरी हो गया, फंडामेंटल राइट है। तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देनी होगी। दो चीज़, एक तो प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। मौलिक कर्तव्य में भी है 11वां 11वां जो मौलिक कर्तव्य, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देने का जो कर्तव्य किसका होगा? उनके अभिभावक का, उनके पेरेंट्स का होगा। तो अल्टीमेटली बात तो वही है, घुमा फिरा के है तीनों चीज़ों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर इसका डी, ठीक है, सभी में है। आर्टिकल क्वेश्चन 28 कहता है भारतीय संविधान की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भारतीय संविधान की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भाई नींव यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो नींव किसने रखी थी? कैबिनेट मिशन ने। वो जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो इन्होंने क्या किया था? एक तो अंतरिम सरकार के लिए कहा था, आपने हिस्ट्री के लास्ट वाला लेक्चर देखना, उसमें ये सब है। तो उसने कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि आप पहले क्या करो, एक तो अंतरिम सरकार बनाओ, एंट्रीम गवर्नमेंट, यानी कि जो एक तरह से एक वो करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कि सरकार को कैसे चलाया जाता है, कैसे देश को चलाया जाता है। और दूसरा है पे अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाओ। तो जिसने संविधान सभा की नींव रखी, संविधान सभा ने फिर संविधान बनाया, तो हम कह सकते हैं कि संविधान की नींव ही किसने रख दी थी? कैबिनेट मिशन ने रख दी थी। क्लियर? क्वेश्चन 29 कहता है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? देखो यहाँ पे ना आपातकाल की व्यवस्था है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी तो 3 तरह की होती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका आंसर है जर्मनी, ठीक है। अगर इसमें ये होता है कि राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल अमेरिका, ब्रिटेन, तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन मेन इसका आंसर क्या है? जर्मनी, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो राजकीय आपातकाल अलग है, तो इसका आंसर जर्मनी है, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक। क्वेश्चन 30 कहता है संविधान का रीढ़ किस आर्टिकल को कहा जाता है? संविधान का रीढ़ किस आर्टिकल को कहा जाता है? आप वैसे समझ गए होंगे कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संविधान की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। और इसी क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार। क्वेश्चन 31 कहता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को की रक्षा करने वाला किसे कहा जाता है? किसको कहेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, ऑप्शन ए है, सुप्रीम कोर्ट को ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगा, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सेफ्टी कर रहा है ना फंडामेंटल राइट्स की। तो मौलिक अधिकारों को संरक्षक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? कौन सा रिट जारी करेगा? ये होगा क्यो वारंटो, यानी कि क्यू। क्यो वारंटो का मतलब क्या है? अधिकार प्रेच्छा। क्यो वारंटो का मतलब क्या है? अधिकार प्रेच्छा। हाँ, अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा ही है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो को इसका आंसर क्या? क्यो वारंटो, अधिकार प्रेच्छा। वही चीज़ तो है कि यानी कि तुम अपने अधिकार का गलत यूज़ कर रहे हो तो तुम अपने अधिकार में रहो, अपने औकात में रहो, ठीक है, वो इस चीज़ को हम कह सकते हैं क्यो वारंटो। क्वेश्चन 33, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? कल्याणकारी राज्य, ये बिल्कुल देखो किसमें है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 36 है ना, उसी में इसकी परिभाषा दी गई है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना, कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? ये उद्देश्य में भी पूछा जाता है किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो अब आर्टिकल, अब भाग पूछा है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? भाग 1 में संघ, 2 में क्या हो जाएगी? नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी, यानी कि भाग 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? अब आपको ये पता हो कि कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा था? 42। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था, यानी कि 1976 को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद में जिनको निर्वाचित किया गया वो सभी सदस्य हैं, या फिर संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। बस संसद में दोनों चीज़ें आएगी, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल में भी दोनों चीज़ें आएगी, क्या क्या? विधानसभा और विधान परिषद, या फिर लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो क्या है ऑप्शन? भाई विधानसभा लोकसभा दोनों स्टेट के उसके होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं पूरा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा? बी। भाई संसद का और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं ना, संसद के भी और विधानमंडल के भी। अब इसमें एक चीज़ और, या तो ऑप्शन ये देखो, विधानमंडल जो लिखा है, विधानमंडल में दोनों चीज़ें आ गई, विधानसभा भी आ गई, विधान परिषद भी आ गई, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती। मैं रीज़न भी बताया था क्यों, तो इसलिए ऑप्शन बी तो सही नहीं है। लोकसभा ठीक है, राज्यसभा भी ठीक है, लेकिन यहाँ सभी सदस्य हैं तो ये भी गलत हो गया। लोकसभा ठीक है, राज्यसभा सी ठीक है, विधानसभा ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक, क्वेश्चन 36 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी की वोट किसके बराबर है? ये न्यूमेरिकल जो निकालते हैं मैंने बताया था उसका क्वेश्चन है। कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद की संख्या गुना 1000। ये ऑप्शन ही ठीक है, ये ज़्यादा वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने पढ़ाया था, तो हो सकता है कभी पूछ ले। तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। और भी पढ़ लेते हैं, कुल जनसंख्या कोई मतलब है ही नहीं, कुल एमएलए का वोट बटे कुल एमपी की संख्या, कुल एमएलए का वोट बटे कुल एमपी की संख्या, कुल डाले गई वोट कुल एमपी की, तो बिल्कुल गलत ही हो गया। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 36 के बाद आगे चलते हैं। 37 में कहता है राष्ट्रपति की जमानत राशि सुरक्षित रखने के लिए कम से कम कितनी, क्या होगा, वोट, कितनी बार नहीं, कितनी वोट होनी चाहिए। भाई जमानत राशि राष्ट्रपति कितनी होती है? 15,000 होती है। 15,000 जमानत राशि देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। अब वो जमानत राशि आपकी सेफ रहे तो आपको मिनिमम कितनी वोट मिलनी चाहिए? कितनी?
1/6 यानी कि 1/6 टोटल वोट का 1/6 पार्ट आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिली है इतनी वोट तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन 38 कह रहा है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 57। आर्टिकल 52 में तो राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, है ना। 54 में निर्वाचन है, फिर 56 में है कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, 57 में फिर क्या है ये, नहीं 56 में फिर कार्यकाल आ जाएगा, एक में छोड़ देना 55, 57 में हो जाएगा फिर ये दोबारा निर्वाचन। हाँ ठीक है 57 होगा। 57 राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा कितने समय के अंदर अनुमोदित करना आवश्यक है, यानी कि कितने दिन के अंदर अप्रूव देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, किसको? राष्ट्रीय आपात के लिए। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर संसद को अनुमोदन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ गए। अब तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा? देखो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। नेशनल जो राजकीय आपात होता है, यानी कि राजकीय आपात या कह सकते हैं इसको राष्ट्रपति शासन, वो तो बहुत बार लग चुका है। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? अनेक बार, एक बार भी नहीं, 3 बार या एक बार? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है राजकीय आपात आ गया, अब राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी अधिकतम कितने समय तक लागू किया जा सकता है? मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लग सकता है किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी? 3 साल तक, 6 माह तक, अनंत तक, 5 साल तक? तो 3 साल तक लग सकता है। अनंत तक लग सकती कौन सी? जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, वो 6-6 महीने करके कितने टाइम तक उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, आप एक बार में तो 6 महीने के लिए लेगी, लेकिन 6-6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल के लिए उसको लगा सकते हैं। इसका एक्सेप्शनल केस तो पता ही है आपको, कश्मीर है। कश्मीर में 3 साल से भी ज़्यादा रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है, कौन सा ऐसा अधिकारी है संसद का जो संसद के जो कार्यवाही है उसमें तो भाग लेता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता? पहली ऑप्शन है, आपको पहले दिख गया होगा, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद का सदस्य थोड़ी ना होता है ना, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक तथा अनुमोदक की आवश्यकता होती है? कितने लोग तो ऐसे हों जो राष्ट्रपति किसके दिए, उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के नाम को अप्रूव करें कि हाँ ठीक है हम इसको बना देते हैं, और कितने फिर उसको क्या करें, कितने तो प्रस्ताव हों यानी कि उनके नाम को प्रस्तावित करें, और कितने उसका अप्रूवल दें कि हाँ इनको ठीक है इनको बना दो। ऐसे कितने कितने लोग होने चाहिए भाई? राष्ट्रपति के लिए तो 50-50 होते हैं, इनके लिए होते हैं 20-20, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। क्वेश्चन नंबर 44 किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाएंगे? कौन सा ऐसे आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? किस आर्टिकल में कहा गया है भाई? आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान। तो आर्टिकल 71 इसका आंसर है। आर्टिकल 73 में क्या है कि कार्यपालिका की कार्यकारिणियों को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। 75 में तो पता ही है कि मंत्री परिषद के लिए विशेष उपबंध, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, वो सब चीज़ें 75 में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 प्रधानमंत्री की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने के संबंध में क्या सही है? यानी कि अगर जो पीएम है प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर, अगर उनकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे, त्यागपत्र दे दे, तब इनमें से क्या हो सकता है? लोकसभा भंग हो जाती है। क्या लोकसभा भंग हो जाएगी? लोकसभा भंग होने का मतलब है दोबारा सिलेक्शन होंगे, होती है नहीं होती? गलत है। संसद भंग हो जाती है, जिससे तो कोई मतलब ही नहीं है, संसद भंग हो जाती है, बिल्कुल गलत है। मंत्री परिषद भंग हो जाती है, ये सही है, क्योंकि मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद बनाया किसने था? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने चुना था। तो आपको पता है राष्ट्रपति ने तो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहेंगे,
अल्टीमेटली तो प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। और जब दूसरा प्रधानमंत्री बनकर आएगा वो अपनी पसंद का मंत्रिपरिषद बनाएगा, फिर वो उनकी मर्जी, वो किसको कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा मंत्रालय दें। तो क्या होता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ना तो लोकसभा भंग होती है ना ही संसद भंग होती है, कुछ नहीं होता। 45 क्लियर। इसका दूसरा डी ऑप्शन ये था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किस आर्टिकल के तहत, बड़ा क्यों नहीं होता जल्दी से, अब इतना होगा। किस आर्टिकल के तहत पीएम प्राइम मिनिस्टर संसद तथा राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी की भांति कार्य करते हैं? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं? कौन सा आर्टिकल है? 73 मैंने आपको भी बताया कि कार्यपालिका कार्यकारिणी को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, है ना। 75 भी अभी बताया, तो इसका आंसर क्या है? 78, आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री कड़ी के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं? कितने लोग? आधे, 1/2 नहीं होते, 1/3 हो जाते हैं, है ना। हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह 1/3 चुनकर आ जाते हैं। तो इसलिए वैसे कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष होती है ना। ये सारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें कोई नहीं हो गया, 30 वर्ष होती है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने 48 देख लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? जो हमारे 3 सेशन चलते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर यानी कि शीतकालीन, इनके बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? कितना हो सकता है? 15 दिन, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने। तो कितना हो सकता है? 6 महीने का। इसी वजह से राष्ट्रपति के जो अध्यादेश यानी कि जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी भी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो भी 6 महीने की होती है। और जब तक के संसद ने अप्रूव नहीं किया है, तो संसद 42 दिन के अंदर अप्रूव कर दे तो परमानेंट कानून बन जाएगा। तो इसका आंसर यह है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? लोकसभा को उपाध्यक्ष दिलाएगा? बिल्कुल नहीं दिलाएगा, ये तो इनसे वैसे भी छोटा पद है। राष्ट्रपति दिलाएंगे? राष्ट्रपति भी नहीं दिलाते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को दिलाते हैं, तो कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, याद है ना। प्रोटेम स्पीकर सभी को एक साथ शपथ दिला देते हैं, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। तो जब उन्होंने शपथ पहले ले ली सबके साथ, तो दोबारा तो नहीं लेंगे। इसी वजह से आंसर क्या हो जिसका? प्रोटेम स्पीकर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण कब प्रस्तुत करते हैं? 86 और 87 आर्टिकल याद है। 86 में अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण कब प्रस्तुत करें? संसद के प्रथम सत्र की पहली बैठक में, यानी कि जब सेशन स्टार्ट होगा, है ना, संसद के प्रथम सत्र यानी कि बजट सेशन की पहली बैठक में करेंगे, या फिर संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन को संबोधित करने के लिए, या फिर जब राष्ट्रपति चाहे तब दे सकते हैं, या नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पर। कब करते हैं? नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पर। बाकी के लिए क्या करते हैं? अभिभाषण, अभिभाषण। फिर इसी के बाद होता है वो धन्यवाद प्रस्ताव आता है, ठीक है। 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है भाई? मनी बिल की कंप्लीटली पावर किसको दी गई? लोकसभा को। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो ये डिसाइड भी कौन करेगा? लोकसभा का सदस्य तो नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। आंसर बी सही हो जाएगा। बस जब टोटल पावर लोकसभा को है तो सभापति और राज्यसभा सदस्य, ये तो दोनों राज्यसभा के हैं, तो गलत ही हो जाएंगे। तो किस कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर 53 संसद के सत्र से संबंधित आर्टिकल है। संसद के सत्र से संबंधित आर्टिकल है।
संसद के सत्र सत्रावसान आहूत किस में होते हैं? बताओ। आर्टिकल 85। सत्र सत्रावसान किस में था? आर्टिकल 85, उसमें तो सत्रावसान और आहूत मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 85 में। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्यक्ष सदन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लोकसभा को। क्यों? क्योंकि लोकसभा के लोगों को हम डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, तो इसलिए वो क्या है? प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट है। अप्रत्यक्ष कहा जाता है फिर राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है किस अनुच्छेद के तहत इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया? ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन है भाई, ये भी कोई आर्टिकल है क्या? ऐसा आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन आप खुद सोचो आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार है कि वो किसी चीज़ का नाम बदल दे? भाई नाम ही तो बदला गया है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा आर्टिकल है वो बताओ? ये ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, कौन सा आर्टिकल है भाई? 44वां संविधान संशोधन से 44वां क्या था? वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद चाहे तो बाहर किसी विदेशी राज्यों को अपने देश में मिला सकती है। 7वां संविधान संशोधन, 7वां आपको पता है फजल अली आयोग का, जिससे 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आर्टिकल 3 के तहत ही तो संसद क्या कर सकती है? अपने देश के अंदर एक राज्य के 2 राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को जोड़कर एक बना सकती है, किसी भी देश का किसी भी राज्य का, किसी भी सिटी का नाम बदल सकती है। तो ये नाम बदला तो किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। तो ये हमारे 55 क्वेश्चन थे, इसमें आपके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 100 तक कंप्लीट रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहिए। हम पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे, चाहे हमें कैसे भी कराना हो। ठीक है, थैंक यू।